हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ल्यूसेंट फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपने क्वेश्चन 30 तक डिस्कस कर चुके थे। चूंकि इसके 3 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का मतलब इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल अ लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप इसको गूगल सर्च करोगे तो बहुत आंसर मिल जाएंगे। मतलब आपको किसी पर जाओगे तो आपको ए मिल जाएगा, कहीं दूसरी जगह सर्च करोगे तो बी मिल जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या वो आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा। हमसे कह रहा है कि हमारी आईबॉल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है ना, और हमारी आंख के अंदर जो पहले से ही डिफेक्ट है वो है लॉन्ग साइटेड। तो हमसे पूछ रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आईबॉल लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। ठीक है, हमारी आईबॉल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और लॉन्ग साइटेड आई हमारी किस तरह के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बाद में डिस्कस करूंगा। भाई पहला आपको बता देता हूं कि लॉन्ग साइटेड है ना डिफेक्ट ये होता क्या है हमारी आंख के अंदर और ये किस चीज की वजह से होता है। देखिए लॉन्ग साइटेड ये पर्टिकुलर इसके दूसरे नाम भी हैं, पहले नाम के बारे में जान लेते हैं। इसको आप फॉर साइटेडनेस भी बोलते हो, फॉर साइटेड भी बोलते हो, एक ये नाम है, और दूसरा नाम है हाइपर मेट्रोपिया, और एक नाम और है इसको पूरा लिख देते हैं, और एक है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया ये काफी सारे नामों से जाना जाता है, फॉर साइटेड, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया या फिर लॉन्ग साइटेड। इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के अंदर हमारी आंख जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर देख लेगी, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं एक्चुअली वो क्लियर नहीं दिखते, वो थोड़ा ब्लर दिखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारी आंख के अंदर इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसके 2 मेन रीजन है। एक रीजन तो ये है कि हमारी आईबॉल ये थोड़ी छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, या फिर यूं कहें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये जो आपको शेल दिखाई दे रही है इसको आईबॉल कहते हैं। या फिर दूसरा रीजन ये रहता है कि हमारा जो आंख है इस पर्टिकुलर इस आंख के अंदर जो लेंस यूज किया गया है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये थोड़ा थिन हो जाए, पतला हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से पतला हो जाए, तब भी हमारी आंख के अंदर इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और तीसरा रीजन ये रहता है कि आंख के अंदर जो फ्लूइड यूज हुआ है, मतलब आंख की इस पूरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर लेंस की बात कर रहा हूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से भी ये पर्टिकुलर डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। 2 आपको मेन याद रखने हैं, एक तो है आई बॉल का श्रिंक हो जाना, छोटा हो जाना, दूसरा है आई लेंस का थिन हो जाना। तो इसकी वजह से हमारी आंख के अंदर फॉर साइटेड, जिसको हाइपरोपिया बोलते हैं, ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा नियर पॉइंट अगेन 25 सेंटीमीटर पर आ जाता है और हमें दूर की चीजें बिल्कुल साफ दिखती है। लेकिन जब हमारी आंख के अंदर ये दोष रहता है, ये डिफेक्ट रहता है, तो हमारा नियर पॉइंट थोड़ा ब्लर हो जाता है, वो साफ नहीं दिखता और दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं। समझ रहे हो? तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहां पर आपको अब करेक्ट आंसर पर ठीक करना है। तो फार्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इसका ऑप्शन ए जो है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा कि आप दूर की चीजों को देखोगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा। किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल तो यार पास की चीजों को देखने के लिए किया जाता है, तो उसकी बात भी ठीक है और यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है। एक्चुअल में आपकी आंख के अंदर जो दोष है, जो डिफेक्ट है, वो फॉर साइटेड है, मतलब दूर का दिख रहा है, बस पास का नहीं दिख रहा है, क्योंकि पास में जो आपका नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर से कुछ डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाता है। तो उस शिफ्टिंग को ही दूर करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो इसीलिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपको आपका जो फॉर विजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें इस क्वेश्चन में देखते हैं, वाई डू यू फील कूल अंडर अ ट्री बट नॉट सो अंडर अ टिन शेड ऑन अ सनी डे। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो भाई थोड़ी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कुछ टफ नहीं है। हमसे ये कह रहा है कि अगर गर्मियों के दिनों की बात की जाए तो गर्मियों के दिनों में जो टीन की शेड होती है उसके नीचे खड़े होने में आपको गर्मी फील होगी, लेकिन अगर एक पेड़ के नीचे खड़े होंगे, एक ट्री के नीचे आप खड़े हैं, तो वहां आपको थोड़ा कूल फील होगा। ऐसा क्यों? ये 4 ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता हूं जो आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए। आई होप समझ में आ भी जाएगी। आपने 9th में एक चीज पढ़ा होगा, एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन, स्पेलिंग को मत जाना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अगर इवेपोरेशन होती है तो कूलिंग आती है। अब ये इवेपोरेशन फिनोमिना क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके हाथ पर लिक्विड पड़ा है, ये आपका हाथ है, इस पर लिक्विड पड़ी है ये। अब जैसे ही लिक्विड वेपोराइज होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे वेपर्स में बननी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आपका हाथ थोड़ा थोड़ा कूल हो जाएगा। देखिए आप अपने हाथ पर पानी लगाते हैं तो आपका हाथ ठंडा फील क्यों करता है, ठंडक फील क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि पानी जो है वो आपके हाथ से एनर्जी लेके उड़ गया। तो भाई आपके हाथ की तो कुछ एनर्जी कम करके चला गया है ना। तो ठंडक का मतलब ये है कि आपके हाथ पर एनर्जी चली गई, एनर्जी की कमी हो गई, इसलिए आपको ठंडक फील होती है। अगर किसी सिस्टम को आप एनर्जी दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, जबकि किसी सिस्टम से एनर्जी लेने से वो सिस्टम कूल डाउन हो जाता है। तो वैसा ही इवेपोरेशन के अंदर होता है। अब मसला यहाँ पर यह बनता है कि भाई हम टीन की शेड के नीचे खड़े हुए हैं और ट्री के नीचे खड़े हुए हैं, तो दोनों में फर्क क्या रह गया? तो फर्क एक चीज का है, वो फर्क ये है कि अगर तुम ट्री के नीचे खड़े हुए हो तो आप यहां देखोगे ट्री के अंदर से लगातार डिफ्यूजन होता रहता है गैसेस का। जब गैस डिफ्यूज होती है तो वाटर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाना शुरू करता है। वाटर जो कि रूट्स के थ्रू खींचता हुआ आता है और यहां से वाटर वेपर की फॉर्म में लगातार निकलता रहता है। पेड़ ही होते हैं जो वर्षा कराने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा बनाते हैं। अब भाई वाटर वेपर्स ऑटोमेटिक तो बनी नहीं होंगी, वाटर वेपर्स पानी से बनी है, पानी के वेपर्स। अब पानी से पानी वेपर्स में बनने के लिए भाई एनर्जी चाहिएगी। तो ये वाटर जो है इस ट्री के एनर्जी को, लेटेंट हीट को लेकर के ये वेपर और वेपराइज होना शुरू कर देता है। जब लेटेंट हीट को लेता है तो यहां पर हीट की कमी हो जाएगी ना। जब यहां पर हीट की कमी हो जाएगी तो सराउंडिंग से हीट लेना शुरू कर देगा। जब सराउंडिंग से हीट लेना शुरू कर देगा तो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको कूलिंग फील होगी। कूलिंग का मतलब ये है यहां पर थोड़ी हीट की कमी है, ये कमी आपको कूलिंग की फॉर्म में फील होनी शुरू हो जाएगी, ठंडक फील होगी यहां पर। अगर भाई आपको अब भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो प्लीज यार मेहनत करें, क्योंकि इतना डिटेल में और नहीं जाऊंगा, काफी डिटेल में जा चुका हूं। प्लीज और मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर ये चीज टिन की शेड के अंदर देखोगे, ये चीज टिन की शेड के अंदर देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टिन की शेड के अंदर वाटर सही नहीं, तो यहां आपको गर्मी फील होगी, जबकि पेड़ के नीचे आपको ठंडक फील होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या बनेगा इसको देख लेते हैं। इसका बनेगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। द लीव्स गिव्स आउट वाटर विच वेपोराइजेस एब्जॉर्बिंग सम हीट एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होती है एक्चुअल में वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पेड़ से मिली थी वो थी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का इस्तेमाल जो होता है ना वो फेज चेंज करने के लिए होता है। फेज मतलब लिक्विड से वेपर या फिर सॉलिड से लिक्विड। यहां पर फेज चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट के अंदर आपको एक बात ध्यान में और रखनी है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बट उसकी फेज चेंज हो जाती है, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं, जिसके अंदर आपसे कह रहा है वाई एन आयरन नेल्स फ्लोट। ओ हो क्या बात है, ये डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को। ऑन मरकरी बट सिंक्स इन अ वाटर। देखिए भाई कह रहे हैं कि आपके पास एक आयरन नेल है, अगर पानी के अंदर डाल दोगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर मरकरी के अंदर डालोगे, मरकरी का एक पॉन्ड है या फिर आपके पास मरकरी रखी हुई है उसके अंदर डालोगे तो वो फ्लोट करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, कौन सी चीज फ्लोट करेगी या कौन सी चीज फ्लोट नहीं करेगी ये डिपेंड करता है रिलेटिव डेंसिटी पर। मैंने आपको बहुत पहले डिस्कस किया था, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी
वो चीज नीचे जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज ऊपर आएगी। अगर लकड़ी और पानी की बात करें तो लकड़ी हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। तो रीजन है यार इसका रीजन ये है कि लकड़ी की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, तो जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे। ठीक है, तो यहां पर हमसे कह रहा है कि आयरन नेल जो है वो मरकरी के ऊपर फ्लोट करता, तो ऑब्वियसली यार मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है और आयरन नेल की डेंसिटी कम है, ये मसला है इसका। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मरकरी। बिल्कुल ठीक है, देखिए डेंसिटी का जिक्र आ चुका है, बिल्कुल ठीक, करेक्ट, ऑप्शन सी है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप। देखिए रेडियो आइसोटोप जो कि ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है वो कोबाल्ट 60 होता है, ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना है ना। ब्लड कैंसर को आपको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, बहुत बार पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हीट देने पर सबसे ज्यादा फैलेगा, सबसे ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो हीट से है। तो एक्चुअली आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि हीट एब्जॉर्ब करके हर सिस्टम एक्सपेंड होता है, हर चीज फैलने की कोशिश करती है, क्योंकि हीट का ये नेचर है कि हर चीज को फैलाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बढ़ाती है हीट। तो मसला क्या है कि भाई रैंडम मोशन किसकी ज्यादा बढ़ेगी, अगर पानी, अल्कोहल, गिलास या फिर एयर की बात करें तो किसकी रैंडम मोशन ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको पता है कि ना एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस और सॉलिड दोनों के बीच में होते हैं। बीच का मतलब यह है ना ज्यादा बहुत दूर और ना ज्यादा पास में। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर होंगे उनकी रैंडम मोशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, वो और भी ज्यादा एक्सपेंड होंगे। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होंगे, वो है एयर। तो एयर को अगर गर्म करेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से एक्सपेंड होंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हर चीज के पीछे लॉजिक है और वो लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इफ 2 पीसेस ऑफ आइस, आहा मजेदार क्वेश्चन, मजा आ गया। हमसे कह रहा है 2 पीस हैं आइस के और उनको आपने दबा करके दबाया है, दबाने से वो होते क्या है, चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि 2 आइस क्यूब आपने लिए, उन पर उनको आपने प्रेशराइज किया और वो दोनों क्या हो गए, चिपक गए। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका रीजन ये है। देखिए मान लेते हैं ये एक आइस क्यूब है, ठीक है, इसको ऐसा बनाते हैं तमीज के साथ, और दूसरा आइस क्यूब भी आपने इसके साथ अटैच कर दिया कुछ इस तरह से। अब क्या होता है जब आप यहां से प्रेशराइज करते हो, यहां पर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देते हो, तो इस पर्टिकुलर रीजन पर जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। जैसे मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ये फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर आ जाता है। लेकिन जैसे ये प्रेशर हटाया जाता है, जैसे ये प्रेशर रिलीज किया जाता है, तो वो लिक्विड अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर हटाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है फिर से हाई हो जाता है। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है प्रेशर के साथ। तो इसमें देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट की चेंजेस दिखा रहा है। तो हमसे कह रहा है एट हाई प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है कि भाई शुरुआत में मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो जाएगा और बाद में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 37, जिसके अंदर कह रहा है अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। आपको पता ना सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के अंदर आप सेमीकंडक्टर यूज करते हो, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 14 के एलिमेंट जो है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है एक सेमीकंडक्टर है जिसको आपने कनेक्ट किया है सीरीज में विद अ बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस। एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपने, ठीक है, सीरीज में लगा दिया। तो आपके पास ये सेमीकंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस है और आपने इसको बैटरी के थ्रू लगा दिया। कुछ इस तरह की है ना, कुछ इस तरह की सर्किट बनेगी जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाई है। इसमें कह रहा है करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर से करंट पास हो गई। ठीक है, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, अगर पोलैरिटी बदल दी। पोलैरिटी का मतलब समझते हैं, पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये वाला टर्मिनल अब मैंने प्लस सा कर दिया और ये वाला टर्मिनल मैंने अब माइनस सा कर दिया, मतलब उनके टर्मिनल चेंज कर दिए। तो ये होता है पोलैरिटी का चेंज होना। अगर पोलैरिटी चेंज हो गई तो हमसे कह रहा करंट जो है वो 0 हो जाएगी। ओहो हो, तो भाई ये तो एकदम समझ में आ गया होगा
कि आपने जब उनको प्लस को प्लस से लगाओगे, माइनस को माइनस से लगाओगे, याद आ रहा होगा कुछ, ये देखिएगा पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिला के पीएन जंक्शन डायोड। तो आपने देखा होगा पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाओगे, निगेटिव को निगेटिव से लगाओगे तो फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव को दोबारा बना देता हूं यहाँ को, पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये रिवर्स बायस्ड। अब देखिएगा रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, जबकि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती है, इसमें करंट फ्लो करती है। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करती है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। तो स्टूडेंट सिर्फ ऐसा एक ही चीज के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो है पीएन जंक्शन डायोड। ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह से काम करता है। अगर इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड, जबकि पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस्ड। हो सकता है किसी बच्चे की समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि इसमें पॉजिटिव कौन सा और निगेटिव कौन सा। तो आपको बताता चलूं, ये जो होता है ट्राइंगल की फॉर्म में, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और ये जो प्लेट की तरह होता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होते हैं होल्स, जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये निगेटिवली होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो बार बार जो मैं यूज कर रहा हूं कि पॉजिटिव निगेटिव, तो वो आप समझ गए होंगे किसको यूज कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा, अगर मैं इसको, ये मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और इस निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करता हूं तो ये फॉरवर्ड, अगर इसका उल्टा करता हूं तो रिवर्स बायस। तो जाहिर सी बात है ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पूरी की पूरी, ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन implies a production of induced। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से किस चीज का प्रोडक्शन होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि इंड्यूस करंट पैदा होती है, और इंड्यूस करंट पैदा होती है तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये होता क्या, तो एक्चुअल में मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाना ज्यादा बेहतर समझूंगा। इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक्चुअल में ये फैराडे का सेकंड लॉ था। फैराडे सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया गया, जबकि सेकंड लॉ के अंदर ईएमएफ के बारे में बताया गया, माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी को। तो ये जो पर्टिकुलर यूज हुआ है स्टेटमेंट, ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन करवाता है, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल को आपने ऑल्टरनेट करंट के साथ अटैच कर दिया और इसके बराबर में आपने एक कॉइल और रख दी जिसके अंदर आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दी। इस पर कोई सप्लाई नहीं है, किसी भी तरह की कोई सप्लाई नहीं है, जबकि यहां पर सप्लाई आपने दी है। तो सप्लाई देने से होगा क्या, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से करंट पास हो रही है। अब ये ऑल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से भी पास होना शुरू करेगा। जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहोगे किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जब इस पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर एक करंट आ जाएगी जिसको आप इंड्यूस करंट कहते हैं। तो ये इंड्यूस करंट तभी आई है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना शुरू हुआ है। तो ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कोइल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इंड्यूस करंट तभी आती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ साथ। आपने आई होप समझ लिया होगा ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं, जिसके अंदर आपसे कह रहा है अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग सम गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज प्लेस्ड इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा था कि एक फास्ट मूविंग ट्रेन है, उसके अंदर एक गैस का कंटेनर रखा हुआ है, बिल्कुल क्लोज्ड है। उसके अंदर गैस जो भरी हुई है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर भरी हुई है। जब ट्रेन बहुत फास्ट मूव करती है तो उस गैस चैम्बर के अंदर गैस का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से डिटेल में।
है ना। क्वेश्चन करना मतलब नहीं है, हमें उसको डीपली समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा ये मसला क्या है कि मान लेते हैं ये एक ट्रेन है जो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है इस तरफ को। इसके अंदर ये रखा हुआ है कंटेनर जिसके अंदर गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स ये रहे। अब देखिएगा होगा क्या, गैस का टेम्परेचर कब चेंज होता है ये देखिएगा। अगर गैस के टेम्परेचर की चेंज की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर ये गैस है और गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से उनके पास टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बट क्या क्लोज चैम्बर में, क्लोज चैम्बर के अंदर जो गैस भरी हुई है ट्रेन के मूव करने से, तो क्या इसके मॉलिक्यूल मूव करेंगे? तो सवाल है इसके मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन इन मॉलिक्यूल्स की जीरो होगी। चाहे ट्रेन कितनी भी फास्ट मूव करे, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स जो इस क्लोज चैम्बर के अंदर है, चैम्बर हर तरफ से बंद है, तो इस मॉलिक्यूल के पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास इनकी काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, जो टेम्परेचर होता है वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल में इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और मोशन, है ना। किसी भी तरह के मास पर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या, मैंने किसी भी तरह के मास पर कैसे बोल दिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। ये आपके पास लोहे की एक रोड है, आपने इसको गर्म करके इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब मैंने कहा इसके 2 पीस कर दो, तो आपने उन दोनों पीसों को इस तरह से ले आए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टेम्परेचर कितना, तो आप जवाब दोगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका पूछूं तो इसका भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट माय डियर, अगर इसका मास कैपिटल M था और 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो इसका मास तो आधा हो जाएगा ना इस ओरिजिनल के मुकाबले। जवाब बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, मास हाफ होने के बाद भी टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि टेम्परेचर है। अब देखिएगा यहां पर मोशन हो रही है, बहुत फास्ट मोशन हो रही है। तो मोशन पे जब मोशन हो रही है तो क्या करें इस मोशन का? ये मोशन क्या अंदर के मॉलिक्यूल्स को मोशन करा सकती है? बिल्कुल नहीं कराएगी, क्योंकि चैम्बर हमारा पूरी तरह से क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है। जब इन मॉलिक्यूल्स के पास किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी तो यार इनका टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा। एक्चुअल में टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन पर जाओगे तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है, इट इज नोन एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को कहते हैं आप टेम्परेचर। और दूसरी भी डेफिनेशन आती है, जो डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से निकलती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। माय डियर, क्लोज चैम्बर के अंदर जब मॉलिक्यूल मोशन ही नहीं करेंगे तो यार टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आपसे कह रहा है द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन कॉल्ड रेडियोएक्टिव यूरेनियम डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ। देखिए एक्चुअल में रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग, देखो ध्यान देना वर्ड पर, रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग। आपने कार्बन डेटिंग का नाम भी सुना होगा, लेकिन यहां पर कार्बन डेटिंग की बात नहीं चल रही। यहां पर बात चल रही है रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग कैन नॉट बी यूज्ड। ये किसके लिए यूज नहीं हो सकती? टू डिटरमाइन द एज ऑफ, किसकी एज कैलकुलेट करने में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसका डायरेक्ट आंसर है फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज। इसकी एज कैलकुलेट हम रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग से नहीं करते। एक्चुअल में रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग से हम उन पर्टिकुलर की एज कैलकुलेट कर सकते हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हों। अब फॉसिल एंड प्लांट बॉडीज के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं पाए जाते, इसलिए हम रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज के लिए नहीं करते। और रॉक्स की अगर बात करें तो रॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मिनरल्स ऑन अर्थ, इसके अंदर भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए जाते हैं, और अर्थ के अंदर तो पाए जाते ही हैं आइसोटोप्स। तो इसलिए इन सबके लिए तो हो जाएगी रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग, बट फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल
अच्छा, इसकी एज कैलकुलेट करने के लिए, इस तरह के फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज की एज कैलकुलेट करने के लिए आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हो, जिसके अंदर 6C14 का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको एक्सप्लेन करने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।